बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था और कराची स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा गया। बॉन्ड वेज एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं 100 इंडेक्स की तो 45,600 से 45,900 की नफसाती हद आज रिकॉर्ड की गई। सरमायाकार काफी हद तक मोहतात रहे, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। इसके अलावा आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में भी लेन देन हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मजमूई तौर पे कारोबारी हजम की तो 103 मिलियन का आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 133 कंपनीज के शेयर ग्रीन जोन में ट्रेड हुए, 144 कंपनीज के शेयर रेड जोन में ट्रेड हुए। बॉन्ड वेज एक्टिविटी कभी हम देख रहे थे कि प्लस थी, कभी माइनस थी, मिला जुला रुझान था। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद उसका जो कि इम्पैक्ट आया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली वो कराची स्टॉक मार्केट पर भी आया है और इसी की वजह से मोहतात अंदाज में हमने देखा कि इन्वेस्टर और ब्रोकर्स सरमायाकारी करते रहे। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मिला जुला रुझान था, अप्स एंड डाउन देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। इसके अलावा प्रोग्राम में अब बात की जाएगी करेंसी मार्केट की तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे से गिरकर 295 रुपये 85 पैसे हो गया। 1 रुपये की कमी हुई इंटरबैंक मार्केट में, बहुत बड़ी कमी थी और अच्छी बात है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल गिरावट देखने में आ रही है। इसके अलावा ओपन मार्केट की अगर बात करूं तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपया कम हुई है। 297 रुपये से कम होकर ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपये का हो गया। एज यूजुअली हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से के तबादुर के साथ करेंसी मार्केट में रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। और जब से करेंसी माफिया के खिलाफ, सट्टा माफिया के खिलाफ, स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, हवाला हुंडी नेटवर्क को कारी ज़रब लगी है, ब्लैक मार्केट नीचे आई है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क जो 8% तक पहुंच गया था वो अब बिल्कुल बराबर हो गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपये की दर और बढ़ेगी और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत मजीद कम होगी। ये बड़ी खुशाइन बात है और इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। और फिर हाल ही में हमने देखा कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर का इजरा किया था और बैंक्स को ये कहा था कि वो भी अब एक्सचेंज कंपनीज बनाए, एक्सचेंज कंपनीज के मैदान में आए। तो सबसे पहले यूबीएल बैंक ने स्टेट बैंक से लाइसेंस लिया, स्टेट बैंक ने ग्रीन सिग्नल दिया यूबीएल बैंक को एक्सचेंज कंपनी बनाने का ऐलान किया यूबीएल बैंक ने। उसके बाद फिर हमने देखा कि मीज़ान बैंक मैदान में आया, मीज़ान बैंक ने एक्सचेंज कंपनी बनाने का ऐलान किया और आज एमसीबी बैंक भी मैदान में आ गया है और एक्सचेंज कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एमसीबी ने बजरिया ख़त आगाह कर दिया है कि अब वह आवाम को सहूलत फराहम करेगी एमसीबी की एक्सचेंज कंपनी करेंसी की डीलिंग के। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब करेंसी की डीलिंग बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी तो उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड होगा, कौन कितना डॉलर ले रहा है या कौन कितनी दीगर ममालिक की करेंसियों में डील कर रहा है, इसका बाकायदा तौर पे एक रिकॉर्ड होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात की जाएगी पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, बड़ी खुशाइन बात है। हमने देखा था कि राइस एक्सपोर्ट हमारी डैमेज हुई थी कि जब सैलाब आ गया था और फ्लड की वजह से ना सिर्फ राइस एक्सपोर्ट बल्कि दीगर क्रॉप्स हमारी डैमेज हुई और जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत मुतासर हुई थी। लेकिन अब इस दफ़ा राइस एक्सपोर्ट ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि जो एक टारगेट होता है राइस एक्सपोर्ट का वो भी बढ़ेगा। ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि माली साल के अख्ताम तक राइस एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। 3.25 अरब डॉलर भी हो सकती है, 3.5 अरब डॉलर भी हो सकती है, लेकिन 3 अरब डॉलर हम एक साल में राइस एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ी खुशाइन बात है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, क्यों राइस एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी? उसकी वजह यह है कि मैक्सिको और रूस ने पाबंदी आयद की हुई थी पाकिस्तानी चावल पर, वो पाबंदी उठा ली गई है। अब जाहिर सी बात है जब मैक्सिको और रूस एक बड़ी मार्केट है, राइस की एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर पाकिस्तानी चावल की डिमांड है और फिर इंडिया के चावल पर पाबंदी लग गई तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे कि राइस सेक्टर पर आएगा हमारे मुल्क में और इसी की वजह से हमें बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि हम 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे, राइस एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी और रूस और मैक्सिको की मार्केट को हम कैप्चर करेंगे। अफ्रीका की मार्केट को हमने टारगेट किया हुआ है और वहाँ पर बड़े ऑर्डर्स हमें मिलते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में राइस एक्सपोर्ट में मज़ीद इजाफा होगा। इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अहम बात है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया पेट्रोल पम्प और आइंदा आने वाले दिनों में गैस का बम भी गिरेगा और बिजली का बम भी गिरेगा। जाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो करना है क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF को हमने यकीन दहानी कराई है लेटर ऑफ इंटेंट के ज़रिए कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करेंगे और बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा करेंगे और उस वहाँ से हम पैसा कलेक्ट करके आपको पैसा देंगे, आपका दिया हुआ कर्ज
जो हमने उतारना है वो आवाम की जेबों से हम इकट्ठा करके उतारेंगे, क्योंकि हम शराफिया पे हाथ नहीं डाल सकते, हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, हम उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में नहीं ला सकते जो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, हम नॉन फाइलर को ख़त्म नहीं कर सकते, हम अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकते। तो इसका एक बराह रास्त बोझ हम आवाम पर डाल सकते हैं। और तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि निगरां हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत हो, वो आवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके। आवाम का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में। अब तो आदत हो गई है ना हमारी इन सारे सरप्राइजेस की, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं हैं तो इनके मजे पड़े हैं। जो पेट्रोल 2,000 का पड़ता था अब वो 4,000 का हो गया। अब ये कि बसों में जाना पड़ेगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिजली के बिल इतने महंगे, गैस नहीं मिलता। हर चीज पूछ पूछ के लेनी पड़ती है। जहाँ किलो लेते थे पाव ले रहे हैं भाई। जब से पेट्रोल का रेट ऊपर बढ़ा, जब से चीज़ों का रेट ऊपर ही जा रहा है, वारा है ही नहीं, प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, हर चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ रही। हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये काम हुक्मरानों के हैं, उनसे जब नहीं संभलता तो हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूरन खरीदते हैं। जो पहले 2 किलो खरीदते थे उसकी आधा किलो खरीदते हैं। जो हम चीज़ आज से 2-3 साल पहले ले सकते थे उसका अब तो सोच भी नहीं सकते। गाड़ी वाला तो हमसे भी ज़्यादा परेशान होगा। बहुत महंगाई हो गई है भाई, अल्लाह आसानी करे। हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या करेंगे मेरे भाई, इस पे हाथ रखो, हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, होशरुबा हो चुकी है, रिकॉर्ड सतह पे पहुंच चुकी है। सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक महंगाई के जो फिगर्स हैं वो कुछ और हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो महंगाई इस वक्त 45-48% पर ट्रेड हो रही है। जाहिर सी बात है, देखें ना, सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक तो कोई चीज़ शहर में बिक नहीं रही, सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है। अगर मैं सब्जी की बात करूं तो पेट्रोल जब बढ़ता है तो सब्जी की कीमतों में होशरुबा खुद साख्ता तौर पे इजाफा हो जाता है, और यही हाल फलों का होता है, और फिर यही हाल गोश्त की मार्केट में हो जाता है। मुर्गी फ़ी किलो अगर 400, 450 रुपये, 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रही है, हर इलाके का अलग रेट होता है। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो यही मुर्गी यकदम 100-150 रुपये महंगी हो जाती है। चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया, दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया, मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर 100-150 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। फल तो खैर गरीब की पहुँच से ही दूर है, ये तो अब फल खाने से लोग महरूम हो गए। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं गोश्त की, तो बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, इनकी कीमतों में मुसलसल हम इजाफा देख रहे हैं, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इनकी कीमतों में भी 100 से 150 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। वही बात आ जाती है, एक आम आदमी शदीद मुश्किलात से दो चार है, बेबस है। सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है, सरकारी इदारे मुतहरिक नहीं है, सरकारी टीमें फ़ाल नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपने रेट के हिसाब से चीज़ें बेच रहा है। हर इलाके का अलग अलग रेट है, हर शहर का अलग अलग रेट है, और सरकार ताहाल खामोश है। कोई प्लान नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा आज प्रोग्राम में मैं बात करूँगा गोल्ड मार्केट की। गोल्ड स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखें, क्रैकडाउन का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स, स्मगलर्स के खिलाफ हुआ है, और हम देख रहे हैं कि जो करेंसी मार्केट है वो सबसे ज़्यादा वो बड़ी मार्केट थी जिसमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया था। और उसके बाद आती है गोल्ड मार्केट। ये गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट आपस में कनेक्टेड है। अब जब से क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है गोल्ड मार्केट में, तो सराफा मार्केट ने 4 दिन से गोल्ड का रेट ही नहीं खोला। 4 दिन हो गए हैं, मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत का तयन ही नहीं हुआ। आज गोल्ड रेट क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़ी तोला सोने की कीमत 4 दिन से नहीं ओपन हुई है, जिसकी वजह से मुल्क भर में सोने का कोई रेट नहीं है। 2,15,000 रुपये फ़ी तोला सोना 4 दिन पुराना दाम है ये, और इस पर गोल्ड बिक रहा है। क्यों? क्योंकि क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। स्मगलिंग, स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन गोल्ड मार्केट में जो करेगा वो अब सिक्योरिटी दारों के निशाने पर आएगा, और इस वजह से मैनिपुलेशन की ये हद हो गई है कि गोल्ड मार्केट ने 4 दिन से रेट ही नहीं खोला। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में सोने की कीमत एक जगह पर मुकर्रर है और मुनाफा कमाया जा रहा है। मुस्तकिल स्पेकुलेशन, मुस्तकिल प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है गोल्ड मार्केट में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तर्जुमान सराफा मार्केट ने कहा है कि हम बहुत जल्द गोल्ड मार्केट का रेट खोलेंगे, लेकिन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हारून रशीद चांद ने जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको बुलाया गया तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मुस्तकबिल में अब गोल्ड की कीमतों को कवानीन के मुताबिक
ट्वीट किया जाएगा, यानी डिजिटलाइज करने के ऊपर बात की जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर मार्केट में रेट्स खोले जाएंगे गोल्ड के। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और सोने की कीमत को मुस्तकबिल में डिजिटल करने पर जो फार्मूला मांग लिया गया है इन लोगों से, और ये लोग अपना फार्मूला दे रहे हैं और कानून हरकत में आ गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करने देंगी किसी भी डीलर को कि वो स्पेकुलेटर और मैनिपुलेटर को सपोर्ट करे। और मैं आपको वाजे कर दूं कि सोने की कीमत में बहुत बड़ा सट्टा खेला जाता था। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करूंगा मैं चीनी माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें चीनी की कीमत में कमी हो गई है। फी किलो चीनी का एक्स मिल वेट 147 रुपीज़ हो गया है। होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपये की हो गई है और रिटेल मार्केट में चीनी 5 रुपये सस्ते हुई है, 180 रुपये फी किलो से कम होकर 175 रुपये फी किलो हो गई है। होलसेल मार्केट में चीनी 2 हफ्तों में 172 रुपये फी किलो से कम होकर 150 रुपये फी किलो पे आ गई है। बड़ी अच्छी बात है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टेट बैंक और वफाकी इदारे शुमारियात दोनों कौमी इदारे हैं और दोनों बड़े इदारे हैं। इन दोनों के इदाद शुमार से हम मुआशी अशारियों को या मुआशी सिम का हम तयन करते हैं। इन दोनों के इदाद शुमार में बड़ा फ़र्क सामने आ गया है। स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, वफाकी इदारे शुमारियात के इदाद शुमार कुछ कह रहे हैं। वफाकी इदारा शुमारियात कहती है कि हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, स्टेट बैंक कहता है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। वफाकी इदारे शुमारियात कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट अगस्त में 2 अरब 36 करोड़ डॉलर रही है और स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट 2 अरब 42 करोड़ डॉलर रही है। अब किसकी बात मानी जाए, इदारे शुमारियात की या स्टेट बैंक के इदाद शुमार की? इसके अलावा इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2023 में इदारे शुमारियात कहता है कि हमारी इंपोर्ट बढ़ी है 4 अरब 52 करोड़ डॉलर और स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारी इंपोर्ट कम हुई है 4 अरब 29 करोड़ डॉलर। दोनों के फिगर्स में बड़ा फर्क है। अब ये भी इतने बड़े गैप को हम किस तरीके से कवर करेंगे, ये एक बड़ा फ़र्क सामने आया है। और दोनों में से किसका मैदाद शुमार को माने, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से जो लिस्ट और स्टेट बैंक इंतजामिया की जानिब से या उनकी टीमों की जानिब से जो एक लिस्ट मुरत्तिब की जाती है, फिर वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जो लिस्ट मुरत्तिब की जाती है, उसमें एक बड़ा फ़र्क सामने आया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। IMF की तमाम शराइत को मनवन पूरा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, इन तमाम शराइत में से एक शर्त है जिसको पूरा किया जा रहा है और आवाम पर मुस्तकिल बम गिराए जा रहे हैं और महंगाई का नया तूफ़ान बर्पा हो गया है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी रेट को कायम करती है। सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है मुल्क भर में, सरकारी टीमें मुतहरिक नहीं है। एक महंगाई वो होती है जो खुद साख्ता तौर पे की जाती है, जो सट्टा माफिया या ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया करती है। एक महंगाई वो होती है जो हुकूमत करती है। लेकिन हमारे मुल्क में ये दोनों महंगाइयाँ जब मिल जाती हैं तो महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो जाता है। और इस महंगाई के तो जो तूफ़ान जो एक नया बर्पा हुआ है महंगाई का, ये जो अभी रिसेंटली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया है, इससे आवाम की जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर अजीरन हो गई है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होने वाला है, इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। शाहिदा साहिबा, ये बताएं कि हम तो IMF की हर शर्त पूरी कर रहे हैं मनवन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम तवातुर के साथ इजाफा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसके असरात बिजली की तरसील पर भी आ रहे हैं और गैस की तरसील पर भी आ रहे हैं। गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी चीख रहा है, आम आदमी भी चीख रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? डॉलर अगर कम जा रहा है और इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो हम इस अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे साइकिल को? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हम सर्वाइव करने को सोच रहे हैं, मगर हम पे जिस किस्म की पॉलिसियाँ, जिस किस्म की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो वो हमारे सर्वाइवल का नहीं सोच रहे हैं, वो हमें कोलैप्स की तरफ ले जा रहे हैं। और लोगों को शायद इदराक नहीं है कि हम पे एक माशी जंग, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। और इसमें बरतानिया तो हर वक्त साथी होता है, अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो मिलके, आप देखिए कि कभी ये नहीं होता है कि आप कीमतें ऐसी चीज़ों की बढ़ाए जाएं मुस्तकिल, जिससे आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो रही है और लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। आप मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप मुसलसल बिजली के और आप गैस की अब और भी बढ़ने वाली है। तो ये पूरी इनके एक बड़ा, मुझे नहीं लगता कि वी आर इन इकोनॉमिक टेरिटरी एनीमोर। हम तो बिल्कुल एक
जियो स्ट्रेटेजिक टेरिटरी में आ चुके हैं। और गीता गोपीनाथ जो है वो चीज वो एक तरह से आप समझें कि वो हम पे इकोनॉमिक वॉरफेयर उनको उनके सुपुर्द कर दिया गया है। तो क्योंकि हमने इकोनॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा है कि अगर आप किसी चीज को पॉलिसी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ऐसे सुपुर्द बंदे के सुपुर्द कर दें जिसमें पॉलिटिकल विल हो सबसे ज्यादा उस काम को करने की। तो आप देखिए कि अमेरिका की यही स्ट्रेटजी है कि उन्होंने तमाम ऐसे इदारों पे हिंदुस्तान इंडियन ओरिजिन के लोगों को लाके बिठाया है और वही पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के वो हैं जैसे मईशत है तो उसको गीता गोपीनाथ हैंडल कर रही हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी IMF के प्रोग्राम में, मतलब 90 की दिहाई में भी बहुत बर्बादी हुई थी और बहुत पाकिस्तान की मईशत को मेल्ट डाउन किया गया था, मगर अब की लगता है दे आर डूइंग इट विद वेंजेंस। और मुझे लगता है कि और ज्यादा करते रहेंगे जब तक कि हम कोलैप्स की तरफ नहीं चले जाएंगे। और जब हमें कोलैप्स की तरफ ले जाके फिर हमसे हमारे एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम तो ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ तो जा चुके हैं। टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, हम अपने कर्जे अंदरूनी और बैरूनी तौर पे अदा नहीं कर सकते। अब मजीद हम क्या कोलैप्स होंगे? क्या सोवरेन डिफॉल्ट की तरफ आप बात कर रही हैं? जी, मैं सोवरेन डिफॉल्ट की बात कर रही हूँ। और आप देखिए कि मैं इतने अरसे से मुखालफत कर रही हूँ कि पाकिस्तान की ज़मीनें और पाकिस्तान के बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स ना गिरवी रखे जाएं, मगर वो भी मुझे पता चल रहा है कि पोर्ट्स भी किसी दुश्मन मुल्क है वो हमारे शेयर्स भी खरीद रहा है। तो बिल्कुल पाकिस्तान वल्नरेबल है। बिल्कुल इसी हवाले से मैं यहाँ पे बात वाजे कर दूं कि इसी हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज एक एलामिया भी जारी किया है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए बाकायदा इजलास दुबई में मुनक्किद करने जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि ये बहुत कोई भी मुल्क इस तरह अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गैर मुल्कियों के हवाले नहीं करता। एक तो अब हिंदुस्तान भी है, इजराइल भी खरीद रहा है, इजराइल की जूइश कंपनीज खरीद रही हैं। और फिर आप देखिए कि अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब भी ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि अगर ये खरीद लेंगे तो हम पैसिफाई हो जाएंगे कि हमारे मुसलमान भाई हैं। ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। मगर मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेटेजिक नौइयत की चीज़ों की कोई वो परवाह नहीं है। वो तो बस लेके मिनरल्स को और हमारे बंदरगाहों को, एयरपोर्ट्स को, सबको लेके निकली हुई है और स्टील मिल को। और बस उनकी बस नहीं चलता कि जल्दी से इन सबसे पीछा छुड़ाएं और पैसे जमा कर लें। बहुत अफसोसनाक है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है पाकिस्तान की सालमियत के बारे में। इस सारी जो हो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज, उससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। सालमियत की बका के लिए साख मजरू ना हो मुल्क की, इसके लिए हमें जंगी बुनियादों पर क्या करना होगा? किस तरीके से हमें छुटकारा हासिल करना होगा ऐसे पॉलिसी से जो हमको इंटरनली वीक कर रही हूँ? आप क्या समझती हैं? देखिए, इसमें मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगी कि ये तो मैंने बात की है इकोनॉमिक वॉरफेयर की। इसके अलावा और भी बहुत सी स्ट्रेटेजिक नौइयत की पॉलिसियां भी हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल ही उसका शिराजा बिखेरने जा रही हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अमेरिका की हिकमत अमली ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो सारे ऐसे इदारों पे इंडियन ओरिजिन के लोगों को ला रहे हैं। और आप देखिए कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और वो इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल एक और कोशिश हो रही है। मैंने कई सालों से मैं इस तरफ तवज्जो दिला रही हूँ कि तरक्की पजीर ममालिक को नौबादियाती निज़ाम की तरफ ले जाया जा रहा है। ये बात मैंने अपनी किताब जो 2011 में छपी थी जब भी कही थी, और अब जो 2022 में छपी है उसमें भी मैंने कहा है। तो एक कोशिशें हो रही है कि पाकिस्तान को नौबादियाती दौर में ले जाने की। और इस वक्त आप देखिए कि बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, वो इंडियन ओरिजिन का है और वो हमें कोशिश पूरी करेगा कि हमको एक वापस बरतानिया की सल्तनत में हमको वो ले जाया जाए। और आप देखिए कि इधर ये जो है तो हम इससे बचेंगे कैसे? हमने फौरी तौर पे क्या इकदाम उठाने होंगे? कौन सी पॉलिसीज को हमने फौरी तौर पे मुतारिफ करना होगा?
जी, मैं ये भी कह दूं कि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि यहाँ इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग कराई जाए और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की और पाकिस्तान और ईरान की जंग कराई जाए। तो इसलिए हमें ये करना होगा कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए है जो पाकिस्तानी हो और जो पाकिस्तान के वफादार हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो और काबिल हो और समझ रहे हो, तो उनकी समझ में आ रहा हो ऐसी कि ये हुकूमत हम सब कहाँ से पॉलिसियां लाएंगे है। जो काबिल भी हों, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हों, ईमानदार भी हों और मुस्तकबिल के लिए अच्छी प्लानिंग भी रखते हो। तो अब ऐसे लोग तो आप नहीं समझती कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, और अगर हैं तो बहुत पीछे जा चुके हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग हैं मगर उनको नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि हमारा निजाम ऐसा है कि हम सिर्फ उन लोगों को इख्तिदार में लाते हैं जो जिनके बरतानिया और अमेरिका से रवाबित होते हैं। लोग हैं मगर आप उनको नजरअंदाज करते हैं। तो मैं अब समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप अगर हम समझती हैं कि उसी जो निजाम को क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है स्मगलर्स के खिलाफ, स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ, ये पहली कड़ी है कि हम शायद बेहतर हो जाएं, आइंदा आने वाले दिनों में हमारी मईशत बेहतर हो जाए, ये पहला स्टेप है? आप इस बात को समझती हैं? जी, ये पहला स्टेप जरूर है मगर यानी कि मैं समझती हूँ ये नेसेसरी है बट इट्स नॉट सफिशिएंट। शुरुआत के तौर पे अच्छा है और हमें चाहिए, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें चाहिए कि हम ये जो पैसे हमें ये जो स्मगलिंग के और ये जो जखीरे मिल रहे हैं डॉलर्स के और रुपयों के, इनको लेके वापस मार्केट में पंप नहीं करें, इनको लेके जमा करें क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सख्त दिन आने वाले हैं। तो इनको लेके इनके जखीरे जमा करें ताकि हमारे पास कुछ डॉलर्स और कुछ रुपए और इसके हों। जिन लोगों ने इनको करप्शन के मगर मनी है मगर अगर तो हम ये उनको सारे पैसे बिल फर्ज बहाल जमा भी कर लें तो इंपोर्ट बिल हमारा अदा नहीं होगा जब तक हम अशराफिया की तिजोरियों पर क्रैकडाउन ना करें, क्योंकि अगर अशराफिया की तिजोरियों पर क्रैकडाउन करेंगे तो पाकिस्तान के कई माह का इंपोर्ट बिल निकल जाएगा। इस बात से को एग्री करती हैं आप? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो तिजोरियों पे ये जो उनको खोल रहे हैं लॉकर्स को, इसमें बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने डॉलर्स यूं अपने जायज थोड़े बहुत होंगे मगर उसके अमाउंट से आपको पता चल जाएगा कि वो जेन्युइनली किसी ने अगर अर्न किए हैं, मगर ज्यादातर जो है वो स्मगलिंग के होंगे, करप्शन मनी होगा। तो उसको लेने में कोई कबाहत नहीं है क्योंकि इन्होंने अगर हमारे मुल्क से ये चोरी किए तो मुल्क का इस वक्त पूरा हक बनता है कि इस पैसे को अपने वापस लें क्योंकि दिस मनी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो इसको भी ले लें, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए जो बिल्कुल ही ईमानदार, काबिल और मुहिब वतन लोगों पे मबनी हो। और फिर इसके अलावा भी मेरे पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मैंने अपनी किताब ऑल्टरनेटिव टू द आईएमएफ में कहे हैं और इसके अलावा जो मैंने उस किताब में कहे उसके अलावा भी मेरे पास बहुत से ऐसे वो हैं जिससे इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकाला जा सकता है। सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शायरा वजारत ने बड़े अच्छे पॉइंट्स हमें बताए और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। जोग्राफिकल लोकेशन हमारी इतनी ज़बरदस्त है और इसी जोग्राफिकल लोकेशन से हम 6 अरब लोगों से कनेक्टेड हैं। हम अपनी रीजनल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, अपने बार्टर सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। मुल्कों से, हमसाय मुल्कों से हम अपनी अगर तिजारती रवाबित बढ़ाते हैं तो यकीनन हमारे मुआशी मसाइल कम हो सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें मरबूत और मजबूत पॉलिसी बनानी होगी और कोई भी हुकूमत आए उसकी अव्वली तरजीह यही होनी चाहिए कि हम IMF के प्लान से जल्द अज जल्द बाहर निकलें, अपने पाँवों पर खड़े हुए लाइट ड्रॉ करें और अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को बेहतर करें ताकि हमारा सर्वाइवल बाआसानी हो सके। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, बिल्कुल होना चाहिए, खुशाइन बात है। राइस सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में हमेशा से कलीदी किरदार अदा करता रहा है, लेकिन हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल फ्लड की वजह से हमारी राइस एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक डैमेज हुई थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी चावल की डिमांड दुनिया भर में खूब है क्योंकि इंडिया के चावल पर पाबंदी लगी है और रूस और मैक्सिको की मार्केट भी खुल गई है, जिसकी वजह से राइस एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर सकती हैं फिस्कल ईयर के एंडिंग में। और इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेला राम केलवानी ने, चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। चेला साहब, ये बता दें कि
गुज़िश्ता साल हमारी फ्लड की वजह से राइस एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक मुतासर हुई थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स आपको बड़े मिल रहे हैं और इंडिया के चावल के ऊपर जब से पाबंदी लगी है तो पाकिस्तानी चावल की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है और फिर मैक्सिको और रूस ने भी पाबंदी उठा ली है। तो क्या समझते हैं कि $3 अरब से तजावुज़ कर जाएगी हमारी एक्सपोर्ट? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। असल बात यह है कि लास्ट ईयर जो हमारा फ्लड की वजह से खराब हो गया था, जो हमारी एक्सपोर्ट जो थी 3.7 मिलियन टन पे थी। वैसे एनुअली हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 40 लाख टन की क्रॉप की होती है, पर इस साल जो क्रॉप हमारा बहुत बम्पर क्रॉप है, कोई नुकसान नहीं है क्रॉप का। तो मैं आई होप कि इस साल हम जो है वो 50 लाख टन जो 5 मिलियन टन कहते हैं तो वो इस साल एक्सपोर्ट हो पाएगा। और जो हमारी डॉलर्स में एक्सपोर्ट होती है वो लास्ट ईयर जैसे हमारी 2.1 होती थी, नॉर्मल हमारी 2.5 बिलियन को हम क्रॉस करते हैं। इस साल आई होप कि हम $3 बिलियन को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, न्यू मार्केट्स हमारे पास आई हैं, मैक्सिको की मार्केट है और रशिया की मार्केट है। ये दो नई मार्केट है जहाँ पर पहली मरतबा पाकिस्तान का चावल जाएगा आफ्टर 6 ईयर्स के बाद। अच्छा चेला साहब, ये बता दें कि इंडिया के चावल के ऊपर जो पाबंदी आयद हुई है तो इससे हम कब तक वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जनाब, इंडिया ने सिर्फ वाइट राइस जो है नॉन बासमती उस पर पाबंदी की है। इंडिया ने जो बासमती राइस है उस पर पाबंदी नहीं की है, वो अपनी एक्सपोर्ट उनकी जारी है बासमती सेक्टर से। लॉन्ग ग्रेन जो नॉन बासमती राइस कहता है उस पर पाबंदी की है। तो उसी देखिए वो ऑलरेडी हमारे से प्राइसेस में नीचे हैं ड्यू टू द क्वालिटी वाइज। हमारे राइस को जो फार ईस्ट है, आप देखें इंडोनेशिया, फिलिपाइन और चाइना, वो इंडियन की क्वालिटी को पसंद नहीं करते, वो प्रायोरिटी पाकिस्तान को रखते हैं। तो क्या वजह है इसकी? वजह क्या है इसकी? बुनियादी वजह क्या है? देखिए क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज ये बहुत बुनियादी जो है, हमारी अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन में इतनी दी है कशिश है कि हमारे जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस की जो टेस्ट है वो चाइनीज़ हो गए, फिलिपाइन हो गए, फार ईस्ट के लोगों को नंबर 1 पे वो पसंद करते हैं स्वीटनेस के हवाले से और टेस्ट वाइज। या ये भी एक वजह है कि इंडिया स्टॉक बहुत लंबा करता है, बहुत अरसे तक वो स्टॉकिंग करता है अजनास की, इस वजह से भी उसका जो माल है और हमारे माल में वो फ़र्क है फ्रेशनेस के हवाले से, ये भी एक पॉइंट है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा भी बात है कि इंडियन हमेशा जब भी कोई क्रॉप लेता है तो वो 1 साल अपने पास स्टोर करते हैं। और ये जो फार ईस्ट की मार्केट है उनको स्टिची राइस चाहिए, उनको जो नया कार्गो आता है उनको चाहिए। और वो इंडिया की जो मार्केट है मोस्टली अफ्रीका की तरफ है, मगर अफ्रीका में भी इस साल अगर इंडिया बैन है तो हमारा पाकिस्तान का राइस जाएगा और वहां पर भी हम प्रीमियम ले सकेंगे। चेला साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा कौन से ममालिक में हमारा राइस एक्सपोर्ट हो रहा है? क्या अफ्रीका के ममालिक हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं या रूस, मैक्सिको या खलीज ममालिक हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं? क्या समझते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं? नहीं, हमारे पास ऑर्डर इस मरतबा इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से आए हुए हैं, ब्लॉक जिसको कहते हैं, उनकी तरफ से हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। ब्लॉक को 3 लाख टन चावल चाहिए, जो कि 90,000 टन उन लोगों ने हमारे एक्सपोर्टरों को हाजिर दे दिए हैं। आई होप कि 2 लाख टन मजीद वो भी हमको मिलेंगे। और फिलिपाइन की मार्केट है, वहाँ पर भी हम वाच कर रहे हैं, वो भी ऑर्डर हमको मिलेंगे। बरनास है मलेशिया, उनके ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जो बीज के हवाले से कोई टेस्टिंग कर सके। इस वक्त जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि हमने बहुत सारे प्लान्स मुतारिफ कराए हुए हैं, तो ज़रई ज़मीन के हवाले से भी हमने एक प्लान मुतारिफ किया है। तो अगर ये लेबॉर्ट्री इस मुल्क में कायम हो जाए जदीद तर्ज पर, तो आप नहीं समझते कि जो अजनास है उनकी बीजों के हवाले से अच्छी टेस्टिंग हो जाएगी और हम जिद्दत के साथ काश्तकारी कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये वक्त की अहम तरीन बात है जो आपने कही है। वैसे तो देखिए काला शाह काकू और टोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास मौजूद है, मगर उनके पास भी जदीद जो लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जो फिलिपाइन के पास है, वियतनाम है, इंडिया के पास है। स्पेशली मैं राइस सेक्टर के हवाले से कहूँगा, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड के काफ़ी इशू हैं, एफ्लाटोक्सिन के पूरी वर्ल्ड वाइड में जो है वो आजकल दुनिया की नज़रें जो हैं उन चीज़ों पे है। तो इसीलिए लेटेस्ट जो लेबॉर्ट्री है वो शदीद ज़रूरत है हमारे लिए, राइस सेक्टर के लिए। अच्छा, ये बताएं, $5 अरब का टारगेट हम सेट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले 1-2 सालों में राइस सेक्टर के हवाले से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीड साइड पे हमको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए पाकिस्तान में जो हमारा लॉन्ग ग्रेन का जो सीड है 1967 में फिलिपाइन से आया था, जो उनका इंस्टीट्यूट है IIR, जिनको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, एरी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो एरी 6 1967 में आया, उसके बाद कोई हमारी सीड पे रिसर्च नहीं हुई है। और आजकल जो सीड हमारे पास आ रहा है वो चाइनीज सीड हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर हमने सीड पे रिसर्च की और वापस हमने फिलिपाइन पे
आज फिलिपाइन के 257 नंबर चल रहे हैं वैरायटीज, और जो कि दुनिया के दूसरे जो ममालक जो हमारे कंपटीटर मुल्क हैं वो 2-2 क्रॉप राइस के ले रहे हैं। और अपनी हमारे जमीन पास कितनी वैरायटी है? हमारे पास देखिए वैरायटी के तो किस्म बहुत है, मगर हमारे पास लॉन्ग ग्रेन का तो एक ही जो चाइना से अभी सीड चल रहा है, हम उसी पे मतलब के चल रहे हैं। तो अगर सीड पे हम रिसर्च करें और मजीद इसमें अगर हम तहकीकात करके वो न्यू वैरायटी के सीड लेके आए तो आई होप कि हम बिल्कुल 5 मिलियन टन बिल्कुल इजीली क्रॉस कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है इस वक्त हमारे मुल्क की चावल की? देखिए हमारी जो MEP है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ही वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो एवरी ईयर चेंज करती है। वो अपने राइस की प्राइस की सजेशन हमसे लेती है, जिसमें ट्रेड जोन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को बिटवीन होती है। हर साल हम उसको रिकमेंड करते हैं कि ये प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं और ये प्राइस लोकल मार्केट में चल रहे हैं, तो वो फिर प्राइस हमको सेट करके देते हैं और उसी के हम अंडर में जो है उसी हिसाब से उस प्राइस में एक्सपोर्ट करते हैं। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ओनली राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन है जो MEP पे अमल भी करती है, क्योंकि दूसरे बगैर सब्सिडी हासिल किए आप लोग एक्सपोर्ट में इजाफा करते हैं? कोई सब्सिडी नहीं लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, और किसी भी इदारे में MEP लगी भी नहीं है। कोई भी एक्सपोर्ट आइटम आप जाके देखिए पाकिस्तान की जिन भी एक्सपोर्ट की है किसी पे MEP नहीं है सवाए राइस के अलावा। तो राइस सेक्टर वाहिद जो ट्रांसपेरेंट की तरफ ये एक्सपोर्ट जो हमारे मेंबरान वो करते हैं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि कौन सी नई मार्केट्स इस वक्त आपकी पाइपलाइन में है? मेहनत करें हम तो हम वहाँ की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स अगर में वहाँ से मिल सकते हैं, कि इस हवाले से कोई काम जारी है आप लोगों का? जी बिल्कुल। न्यू मार्केट मैंने आपको पहले कहा कि मेक्सिको 6 साल से पाकिस्तानी राइस बैन था, वहाँ पर सिर्फ अमेरिका का ही राइस आता है। तो 6 साल पहले फिर हमने इस साल उस पर वर्किंग की है। उनका डेलीगेशन भी यहाँ पर पाकिस्तान में आया था, जो हमारे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट से भी मिला है। हमारे राइस जो मेनू पे गए हैं, फील्ड की विजिट की है हमने, उनकी DPP से विजिट कराई है, और वो लोग अभी पिछले 1 महीने में यहाँ पर आए हुए थे। तो अब वापस जाके 2 दिन पहले हम लोगों ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी राइस को इन लोगों ने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है। तो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है मेक्सिको की, जो क्वालिटी वाइज भी उनको अच्छा चावल चाहिए और प्राइस वाइज मार्केट है। और सेकंड हमारी रशिया की मार्केट है जो पहली मरतबा पाकिस्तान में आएगी, वो भी 4 साल से पाकिस्तानी राइस को बैन करके बैठे थे। अब उन लोगों ने भी इजाज़त दे दी कि पाकिस्तानी राइस हमको चाहिए। तो ये जो नई मार्केट है, मगर वहाँ पर जो क्वालिटी चाहिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी क्वालिटी उनको चाहिए, जो कि पाकिस्तानी हम दे सकते हैं इस वक्त। आखिर में मुझे ये बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। क्या समझते हैं कि इससे हमारे एक्सपोर्ट फिगर डिस्टर्ब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोल के असरात हमारी इंडस्ट्री पे बिल्कुल आएंगे और हमारे लिए एक और मुश्किलात बढ़ गई है। हम ऑलरेडी पहले ही एक तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें भुगत रहे हैं कि इतनी हेवी इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस, और दूसरी बात जो बैंक का जो मार्कअप है वो हम जो पहले 5% पे लेते थे अब 22% पे चला गया है। और थर्ड ये फ्यूल, तो इससे डेफिनेट ट्रांसपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारी इंडस्ट्री पे तो और मजीद मुश्किलात होगी। तो इस हवाले से मेरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ें बिल्कुल हम समझते हैं, ये चीज़ें आप बढ़ाएं, मगर कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को आप ऑन बोर्ड लें। ऐसा नहीं है IMF के चक्कर में हम जो है हर चीज़ बढ़ाते रहें और बिजनेस कम्युनिटी हमारी इंडस्ट्री बंद होती रहे। तो कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को आप ऑन बोर्ड लें, उनसे बैठ के एतमाद लें, ताकि फिर प्राइसेस आप सेट करें तो वो अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका चेलाराम, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें और फिर पॉलिसी को मुरत्तिब किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट को बेहतर करना है तो हमें अपने एनर्जी टैरिफ को रिसाइकिल करना होगा, इसके ऊपर बैठ के बात करनी होगी, क्योंकि जितना हमारा एनर्जी टैरिफ इंक्रीज होगा उतनी ही हमारी एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी। बहरहाल चावल की एक्सपोर्ट में इजाफा होना खुशाइन बात है। रूस और मैक्सिको की मार्केट ने बड़े बड़े ऑर्डर्स पाकिस्तान को दिए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हमारा राइस एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेगा। अगर मैं दर्जों की बात करूं तो पहले दर्जे पे टेक्सटाइल है, दूसरे पे IT और तीसरे पे राइस है। एक ज़माने में राइस की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा होती थी कि राइस दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन IT एक्सपोर्ट में भी बतदरीज हम देखने के इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से राइस और IT सेक्टर के दरमियान जंग है कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा। लेकिन बहरहाल ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स को बेहतर करते हैं और हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर मौशी पॉलिसी मुतारिफ कराए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।